क्या आप लोगों को भी अस्थमा है? आप भी अस्थमा की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि अस्थमा आपको होता क्यों है और इसका चिकित्सा क्या होता है और इसमें क्या पथ्य होता है जो कि आपको फॉलो करना रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अस्थमा क्या है, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, डॉक्टर इसमें आपको कौन से टेस्ट करवाने को बोलते हैं, इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या इसमें पथ्य होता है, क्या अपथ्य होता है। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा होता क्या है। तो देखिए, अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जो कि जिस भी व्यक्ति को होता है उसके जो श्वास कोश में कोशिकाएं रहती हैं उसके अंदर सूजन आ जाती हैं। श्वास कोशिकाएं जो है एकदम सिकुड़ जाती हैं, उसमें सूजन आ जाता है, जिस वजह से वहां पर एक्स्ट्रा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से रोगी को जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अस्थमा देखिए, यह एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, गंभीर समस्या होती है। और इसके आइए जानते हैं कारण क्या होते हैं, किन वजहों से ये आपको होता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है जब आप इनहेल कर लेते हैं एलर्जेंस। जो भी एलर्जिक पार्टिकल्स हैं जिससे आपको एलर्जी है, ऐसे पार्टिकल्स को यदि आप सांस ले रहे हैं, जैसे कि पोलन्स या फिर पार्टिकल्स जो डस्ट में होती हैं उसको आप सांस ले रहे हैं, या फिर माइट्स, या फिर बॉडी सिक्रीशन होते हैं कुछ, जैसे कि कॉकरोच का बॉडी सिक्रीशन हो गया। तो इन सब को जब आप इनहेल कर ले रहे हैं उस वजह से आपको ये हो जाता है। या फिर आप कोई ऐसा फूड पार्टिकल खा रहे हैं जिससे कि आपको एलर्जी है, जैसे कि सेलफिश, तो ये एक तरीके का सी फूड होता है, या फिर पीनट्स, मूंगफली, तो इससे भी ये भी एक कारण होता है अस्थमा होने का। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट, बीड़ी वगैरह आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उस वजह से भी हो जाता है। या फिर आपको श्वास कोशिकाओं में कोई वायरल इन्फेक्शन है, या फिर शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन है उस वजह से होता है। या फिर आप बहुत एक्सरसाइज विग्रस करते हैं, बहुत श्रम के साथ एक्सरसाइज करते हैं, बहुत घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं जिस वजह से आपको ये समस्या हो जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, डेली जो पैदल चलना रहता है आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से भी होता है। या फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, घर में कोई ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिस वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, हमेशा गुमसुम रहते हैं, उस वजह से भी अस्थमा होता है। या फिर सडन जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, जैसे कि कभी धूप, कभी बरसात, कभी ठंड हो जाना, सडन से जब क्लाइमेट चेंज होता है वो भी एक कारण होता है अस्थमा को ट्रिगर करने का। या फिर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, उस वजह से भी आपको हो सकता है। या फिर फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके घर में आपके माता पिता को ये समस्या है तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं अस्थमा पेशेंट्स को क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, उनको सांस लेने में दिक्कत होता है। सांस लेने में जो दिक्कत है वो पहले तो आपको हल्का हल्का हो सकता है, लेकिन कभी कभी बहुत सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपका कोई गला दबा रहा हो, इस तरीके से भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा खांसी होना, और आपके जो सीना है, जो आपका छाती रहता है उसमें से एकदम सीटी की तरह आवाज़ आना, इस तरीके का आपको एक साउंड आता हुआ वहाँ से सुनाई देगा। और छाती एक जम जाना, बहुत टाइट हो जाना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसीना आता है। इसमें पेशेंट कभी कभी कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है। कभी कभी जो होता है सीवियर कंडीशंस में सांस न ले पाने के कारण पेशेंट का जो शरीर है एकदम नीला पड़ना शुरू हो चुका होता है, जिसको साइनोसिस बोलते हैं। और खांसी कभी कभी एकदम बिना रुकावट के कंटिन्यू खांसी भी होती है। आइए अब हम जानते हैं डॉक्टर इसमें आपको कौन से टेस्ट करवाने को बोलते हैं। तो
देखिए इसमें कराया जाता है CBC, CRP, AEC, ASLO, ये ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे डॉक्टर आपको करवाने को बोल सकते हैं या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने को बोल सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल चेक किए जाते हैं, यूरिया लेवल और क्रिएटिनिन लेवल भी इसमें चेक किया जा सकता है। भाई ये बात करते हैं इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो देखिए यदि आपको अस्थमा है तो डॉक्टर इसमें आपको ब्रोंकोडायलेटर टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं या फिर आपको स्टेरॉयडल टैबलेट्स और स्टेरॉयडल इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर इन्हेलर्स यूज़ करने को कहा जाता है। MD इन्हेलर्स, रोटाहेलर्स दिए जाते हैं। और सीवियर केस है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो आपको ऑक्सीजन लगा के एडमिट भी किया जाता है। बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए आयुर्वेदिक में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का अंश होता है वो है निदान परिवर्जन, यानी कि जिस वजह से आपको ये समस्या हो रही है उस कारण को आपको पहचानना है और उस कारण से दूर रहना है। दूसरा, आपको इंटरनल मेडिसिन दी जाती हैं, मुंह से लेने के लिए औषधि दी जाती हैं जिसको शमन औषधि बोला जाता है। उसमें आपको टैबलेट, कषाय, चूर्ण, लेह वगैरह डॉक्टर देते हैं आपकी बॉडी कंडीशन को देखकर। इसके अलावा शोधन कर्म कराए जाते हैं जैसे कि विरेचन प्रोसीजर, पंचकर्मा का प्रोसीजर होता है वो आपको करवाया जाता है। इसके अलावा अवलेह रसायन भी दिए जाते हैं। बात करते हैं अब इसमें पथ्य और अपथ्य, डज एंड डोंट्स क्या होते हैं। तो देखिए पथ्य, इसमें यदि आपको अस्थमा है तो इसमें पथ्य क्या होता है। देखिए आप लोगों को हमेशा गुनगुना पानी पीना है, ल्यूकवार्म वाटर का हमेशा सेवन करना है और आपको प्राणायाम डेली करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है डेली करना है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूं अपथ्य के बारे में, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए यदि आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं। तो देखिए ज़्यादा धूल मिट्टी में नहीं जाना है, बीड़ी सिगरेट वगैरह स्मोकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको थकावट हो, जिससे आपका सीना छाती फूल जाए, सांस चढ़ जाए, ऐसा फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। ज़्यादा धूप में नहीं घूमना है, ज़्यादा पैदल नहीं चलना है। और खाने पीने की बात करें, आपको मछली नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, दूध और दूध से बने हुए कोई प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड फूड आइटम्स, ठंडे पदार्थ जो है वो नहीं खाना है, ज़्यादा स्वीट पदार्थ नहीं लेना है आपको, और ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में एक्सपोज नहीं होना है, और आपको सर के ऊपर पानी डाल के नहीं नहाना है। तो देखिए यदि आपके फैमिलीज़ में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो बातचीत कीजिए और उस मैटर को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप इमोशनल डिस्टर्ब रहेंगे। आप जब तक इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे तब तक आपको ये समस्या रहने ही वाली है। इसलिए आपकी जो भी समस्याएं हैं, टेंशन्स हैं, उसको समाप्त कीजिए। जब तक आप इमोशनली फिट नहीं होंगे तब तक आपको ये जो प्रॉब्लम है बार बार सताते रहेंगे। इसलिए आपको इमोशनली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को पैसिव स्मोकिंग नहीं करना है। पैसिव स्मोकिंग मतलब 20 दिन में कभी एक बार, महीने में एक बार स्मोकिंग कर ली, ये सब नहीं करना है। इससे जो आपके लक्षण हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के नए नए मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।